बेटा इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? सर यस। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 27 एंड 33 ये दो ही बस हमारे यूनिट 1 से बचे हुए हैं। सॉरी यूनिट 3 से हमारे ये दो क्वेश्चंस बचे हुए थे 27 और 33। तो 27 से स्टार्ट करते हैं। ओके so the question number 27 is what are the threats to digital property rights? तो लास्ट क्लास में आपको ये बता दिया गया था कि डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है और उस डिजिटल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आपको कुछ एक लॉ दिया गया है। उस लॉ का नाम है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन ये जो लॉ है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको भी कभी कभी नुकसान पहुंचता है। इसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए भी कुछ थ्रेट्स हैं। अब वो कौन से थ्रेट्स हैं? फर्स्ट थ्रेट होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इस थ्रेट में क्या होता है कि नए नए टाइम के अकॉर्डिंग नई नई चीजें आती रहती हैं मार्केट में, ठीक है। तो अगर हम उस अपने लॉ को उसके अकॉर्डिंग जो नई चीजें आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं तो ये भी हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के लिए एक थ्रेट बन सकती है। सेकेंड पॉइंट, पेटेंट वायलेशंस। इट इज हार्ड टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी इमिटेटर। इमिटेटर का मीनिंग होता है नकलची, ठीक है। तो मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी को एक तरीके से कॉपी कर ले, उसे चुरा ले, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये सामने वाले ने क्राइम करा है, इसी ने हमारी चीज को कॉपी करा है, लेकिन हमारे जो हमारा लॉ है उसकी कमियों की वजह से हम लोग उसका जो उसको प्रॉपर सजा नहीं दिलवा पाते, उसका क्राइम प्रूव नहीं कर पाते। तो ये भी हमारे रियल प्रॉपर्टी राइट के लिए एक थ्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट्स। ओके, तो इसका मीनिंग होता है उल्लंघन। These occur when another company uses a company trademark to enhance its image। तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ट्रेडमार्क क्या होते हैं। आपका स्लोगन, आपका लोगो, इन सबको हम ट्रेडमार्क कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दूसरी कंपनी आपकी इन ट्रेडमार्क्स को यूज कर लेती है और फिर वही सेम बात कि आप अपने जो आपका जो लॉ है उसकी कमियों की वजह से आप उसे प्रूव नहीं कर पाते, तो ये भी आपके डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के लिए एक थ्रेट साबित होती है। Next, copyright infringements. Okay, these violations have involved the illegal distribution and sale of copyrighted work। मतलब वही जो आपका कॉपीराइटेड वर्क है, वर्क आपका है लेकिन कोई उसको गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है उस आपके वर्क को, और हम लोग अपनी वही जो हमारा लॉ है उसकी कमियों की वजह से हम लोग उनको प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक तरीके का डिजिटल प्रॉपर्टी राइट को थ्रेट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द टर्म फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रीडम ऑफ ए पर्सन और पीपल टू पब्लिश एंड कंज्यूम इंफॉर्मेशन। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक ऐसा कानून है जो कि आपको कुछ भी पढ़ने या कुछ भी छापने का अधिकार दे देता है। It can be defined as the right to access information held by public bodies। ये एक ऐसा कानून है जो आपको अधिकार देता है चीजों को, सूचना को एक्सेस करने का, held by public bodies। पब्लिक बॉडीज मीन्स जिसने उसको पब्लिश करा है, कि जिसने उसको बनाया है। तो अगर किसी दूसरे पर्सन ने उसको बनाया है तो उसकी चीजों को पढ़ने का आपको अधिकार, एक्सेस करने का अधिकार आपको दे देता है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट सॉरी It is an integral part of the fundamental rights of freedom of expression। तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थे उनके फंडामेंटल राइट्स का एक ये पार्ट है, एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेजोल्यूशन 59, जो कि 59 जो रेजोल्यूशन था उसकी सहायता से 1946 में यूएन जनरल असेंबली में पास किया गया था। तो इस कानून को हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन, जो कि कुछ भी आपको पढ़ने या छापने की अनुमति देता है। तो ये तो था बेटा यूनिट 1 से रिलेटेड। अब यूनिट 1 में 33 क्वेश्चन है जो कि फिनिश हो चुकी है। तो साइबर एथिक्स जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट
एंड यूनिट 1 इज नेटवर्किंग। तो नेटवर्क, ये जो पीडीएफ है 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस की, ये मैं जस्ट इस क्लास के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो डिफाइन द टर्म इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? ओके, A network of computers can consist of or more computers that can connect and share information. Okay. तो इंटरनेट को समझने से पहले आप इसको समझिए कि नेटवर्क क्या होता है। बेटा, नेटवर्क का मीनिंग होता है कि सपोज हमारी कंप्यूटर लैब है और उस कंप्यूटर लैब में अगर 10 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं, और उन 10 और 20 कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग वायर्स और विदाउट वायर्स, ठीक है। तो इस कनेक्शन को हम कहेंगे नेटवर्क, ठीक। आई रिपीट, दोबारा समझिए इस पॉइंट को। अगर हमारी कंप्यूटर लैब में 10 या 20 कंप्यूटर्स हैं और उन 10 या 20 कंप्यूटर्स को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग वायर और विदाउट वायर, तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क के फायदे क्या होते हैं? नेटवर्क के फायदे होते हैं कि एक कंप्यूटर की फाइल को हम दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डेटा शेयर हो सकता है यूजिंग वायर्स इजीली, मतलब आप किसी भी एक कंप्यूटर की चीजों को दूसरे कंप्यूटर में इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेन ड्राइव। लेकिन जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को आप ये मान लीजिए कि इस नेटवर्क को अगर हम बहुत बड़े लेवल कर दें तो वो इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्क में तो लिमिटेड कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेट। यानी कि नेटवर्क ही होता है वो भी एक, लेकिन बहुत बड़े लेवल का अगर नेटवर्क होगा तो उसे हम कहेंगे इंटरनेट। तो द इंटरनेट इज ए मच ब्रॉडर नेटवर्क। तो ये इंटरनेट क्या होता है? बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है दैट यूजेस ए कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द लिंक बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट बॉडीज टुगेदर। तो ये जो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, इसकी हेल्प से आप जो चीजें हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसका जो यूज है वो सभी बिजनेस में करा जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करा जाता है और गवर्नमेंट एजेंसीज में करा जाता है। इसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी इंटरनेट का यूज करते हैं। तो नेटवर्क होता है एक छोटा सा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, और इंटरनेट होता है बहुत बड़ा नेटवर्क जिसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफाइन द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, वाइड मीन्स चारों तरफ, वेब मीन्स वेबसाइट्स, यानी दुनिया में चारों तरफ फैली हुई वेबसाइट्स के जाल को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, ठीक। वर्ल्ड वाइड वेब इज द वे ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक ऐसा जाल है जिसकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को शेयर भी कर सकते हैं। It contains millions of documents called web pages. ये जो वर्ल्ड वाइड वेब का जो जाल होता है इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब मींस वेबसाइट्स का जाल। अब जब वेबसाइट्स का जाल होगा तो आपको पता है कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस के ग्रुप को वेबसाइट्स कहते हैं। और ये जो वेब पेजेस होते हैं, ये वेब पेजेस किससे मिलकर बनते हैं? इन वेब पेजेस के अंदर टेक्स्ट होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, या फिर हाइपरलिंक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप दूसरे वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपके पास कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस क्या होते हैं? जिसके अंदर टेक्स्ट होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, वीडियोस होते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स आपकी बनी है, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के जाल को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मीन्स होता है शब्दावली, ओके। तो इंटरनेट के टर्म में जो मतलब आमतौर पर वर्ड्स का यूज करा जाता है वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं?
जैसे कि सर्वर, वेब सर्वर, आप इस तरह के वर्ड्स भी आपने सुने होंगे, क्लाइंट, वेब क्लाइंट, वेब ब्राउजर, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, डोमेन नेम, यूआरएल, वेब पोर्टल, ब्लॉग, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, न्यूज ग्रुप, ईमेल, ईमेल एड्रेस। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप इंटरनेट के जमाने में, इंटरनेट के टाइम में आप उसको सुनते होंगे, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, डिफाइन द टर्म सर्वर एंड वेब सर्वर। तो सर्वर क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, मैंने अभी आपको एक एक्सप्लेन करा था कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क मींस हमारी जो कंप्यूटर लैब है उसके 10 या 20 कंप्यूटर्स को अगर हम वायर या विदाउट वायर्स कनेक्ट कर देते हैं तो वो नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क होता है, इसमें जिस भी कंप्यूटर के साथ में सीपीयू कनेक्टेड होगा उसे हम कहते हैं सर्वर, और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिनमें सीपीयू नहीं है वो सब कहलाते हैं क्लाइंट्स, ओके। दोबारा पॉइंट को समझिए, हमने नेटवर्किंग करी वायर के जरिए या फिर विदाउट वायर। अब इस नेटवर्किंग में 20 मान लीजिए कंप्यूटर्स हैं, तो 20 कंप्यूटर्स में से कोई एक कंप्यूटर के साथ सीपीयू अटैच कर दिया जाता है, तो जिस भी कंप्यूटर के साथ में सीपीयू अटैच होगा वो कहलाएगा सर्वर, और बाकी सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं 19 कंप्यूटर्स वो सब कहलाएंगे क्लाइंट, ओके। अब सर्वर का काम क्या होता है। सर्वर को काम होता है जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है कोई भी क्लाइंट, उस रिक्वेस्ट को पूरी करना। तो जो सीपीयू है जिसके साथ, जिस कंप्यूटर के साथ सीपीयू कनेक्टेड है वो हो गया सर्वर, जो कि बाकी 19 जो क्लाइंट्स हैं उनके रिक्वेस्ट को पूरा करेगा, ओके। अब डेफिनेशन से देखते हैं। A server is a program that runs on the machine and provides services to the client machines connected to it। वही सेम कहानी कि सर्वर क्या है, एक मशीन है, एक प्रोग्राम है जो कि मशीन पर वर्क करता है, जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, और वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, ओके। अब वेब सर्वर क्या होता है, तो ये तो बात हुई सर्वर की जो कि ऑफलाइन वर्क करता है, ठीक है। अब हमारी कंप्यूटर लैब में अगर इंटरनेट भी नहीं है तो भी इस जो हमारा नेटवर्क है इसमें सर्वर कंप्यूटर वर्क करेगा और क्लाइंट कंप्यूटर उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही जो रिक्वेस्ट करने का काम है, अगर हम उसी रिक्वेस्ट करने के काम को ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आ जाता है वेब सर्वर का। वेब सर्वर इज ए टाइप ऑफ सर्वर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेब कंटेंट्स, ओके। तो अगर आप ऑनलाइन कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी कंप्यूटर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है उसे हम कहेंगे वेब सर्वर। और अगर आप रिक्वेस्ट ऑफलाइन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी कंप्यूटर लैब में आप लोग ऑफलाइन कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है वो कहलाएगा सर्वर। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, ऑफलाइन रिक्वेस्ट करते हैं और उसे जो पूरा करता है वो सर्वर कहलाता है। अगर आप इंटरनेट पर ऑनलाइन कुछ भी सर्च करते हैं और जो कंप्यूटर आपको वो पूरा आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने google.com ओपन करा और वहां पर कोई कुछ भी सर्च करा, ठीक है, वहां पर आपने कुछ भी टॉपिक सर्च किया, तो जो टॉपिक आपने सर्च किया है उसे पूरा कौन करेगा, उसे वो कंप्यूटर पूरा करेगा जो google.com का कंप्यूटर है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वर कंप्यूटर। वो आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट है उसे पूरा करेगा। तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट को जो पूरा करता है वो वेब सर्वर कहलाता है, और ऑफलाइन रिक्वेस्ट को जो पूरा करता है वो सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म क्लाइंट एंड वेब क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट तो देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारी कंप्यूटर लैब के अंदर हमने नेटवर्किंग करी है। अब नेटवर्किंग में जो जिसके साथ सीपीयू कनेक्टेड होता है वो सर्वर कहलाता है, और जिनके साथ सीपीयू कनेक्टेड नहीं है उन्हें हम क्लाइंट या फिर नोड कहते हैं, उन्हें हम क्लाइंट या फिर नोड कहते हैं, ओके। और सीधी भाषा में अगर हम कहें कि जो रिक्वेस्ट करता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। A client or node are computer systems which uses a network to access a remote service from the server. सिंपल वही है, क्लाइंट या फिर नोड एक ऐसा कंप्यूटर होता है
जो कि नेटवर्क में एक कनेक्टेड होता है और सर्वर से किसी भी सर्विस की वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ए क्लाइंट कैन एक्सेस द एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन सर्वर। और ये जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, ये मेन जो सर्वर होता है उसकी किसी भी फाइल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अब वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट को हम थिन क्लाइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने वेब सर्वर देखा था कि अगर आप लोग ऑनलाइन कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं और जो कंप्यूटर उसे पूरा कर देता है तो उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कहलाता है वेब क्लाइंट, ठीक है। अब जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट कौन करता है? आपका वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है। अगर आप गूगल क्रोम पर वर्क कर रहे हैं तो आपका गूगल क्रोम रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर गूगल क्रोम कौन कहलाएगा? गूगल क्रोम ही आपका वेब क्लाइंट कहलाएगा। तो ए वेब क्लाइंट और थिन क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। वो वेब ब्राउजर भी हो सकता है, वो आपका चैट प्रोग्राम भी हो सकता है, या फिर फाइल शेयर प्रोग्राम भी हो सकता है। दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब सर्वर। तो अगर क्लाइंट है, वेब क्लाइंट है, तो कॉमन सी बात है वो रिक्वेस्ट ही करेगा। तो वो किससे रिक्वेस्ट करेगा? वो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। और फिर जो वेब सर्वर जो रिक्वेस्ट भेजता है, जो आपकी रेस्पॉन्स करता है, उसको दोबारा से आपको शो कर देता है। तो अगर आपने गूगल क्रोम पर कुछ भी रिक्वेस्ट करा, कोई भी वेबसाइट ओपन करी, और अगर वो वेबसाइट ओपन होकर आ गई तो वो कहाँ आती है? दोबारा से आपके वेब ब्राउजर पर ही आती है। तो क्लाइंट जो होता है, जिसे हम वेब क्लाइंट कहते हैं, वो आपका वेब ब्राउजर ही आपका वेब क्लाइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? ये सबको पता है। इट इज एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस थ्रू विच ए यूजर कैन सर्च एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये एक ऐसा माध्यम होता है वेब ब्राउजर जिसके जरिए आप वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के जाल में से कुछ भी सर्च करके या एक्सेस करके निकाल सकते हैं। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू विच ए यूजर कैन सर्च एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल। ओके, सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे।